पुराने जमाने की बात है। सिंध और पंजाब के बीच में बसा एक खूबसूरत मगर बदनाम मुल्क था जिसका नाम था दारुल अदल, लेकिन उस वक्त लोग मजाक में इसे दारुल जुल्म कहने लगे थे। इस मुल्क पर बादशाह ज़हीरुद्दीन की हुकूमत थी। ज़हीरुद्दीन की उम्र अभी 45 के करीब थी। कद काठी, मजबूत, गहरी आंखें और ऐसी दाढ़ी की दूर से देखने वाला समझता कि ये कोई दरिंदा इंसान है। बादशाह के दिल में रहम का नामो निशान नहीं था। टैक्स इतना सख्त था कि किसान अपनी फसल का आधा हिस्सा भी नहीं बचा पाते। अगर कोई शिकायत करने आता तो अदालत में उसे कोड़ों की सजा मिलती या फिर जेल में डाल दिया जाता। दरबारी उसके सामने सर झुकाए रहते मगर पीछे उसकी बुराइयां करते। वजीर आजम करम बख्श सबसे बड़ा चापलूस था। हमेशा बादशाह की तारीफ में अशार पढ़ता मगर अंदर ही अंदर साजिशें करता रहता था। रियाया दिन ब दिन तंग होती जा रही थी। बाजारों में आहो बुका सुनाई देता मगर कोई आवाज बुलंद नहीं कर सकता था। लोग कहते ये बादशाह तो खुदा से भी नहीं डरता। एक दिन बाहर का मौसम था। सूरज अभी अभी उगा ही था कि बादशाह ने शिकार का ऐलान कर दिया। शाही काफिला निकला। सवारों की लंबी कतार, हाथी, घोड़े, बाज, शिकारी कुत्ते, तीरों से भरे तरकश और संगीत बजाती हुई एक टोली। बादशाह अपने पसंदीदा सफेद घोड़े पर सवार था। सर पर सोने की पगड़ी, हाथ में चमकता हुआ भाला। जंगल के किनारे पहुंचकर सबने डेरे डाले। बादशाह ने हुक्म दिया कि आज सिर्फ सबसे खूबसूरत शिकार लाया जाए। सिपाही जंगल में फैल गए। कुछ देर बाद एक जवान शिकारी दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, जहां पना जंगल के बीच में एक हिरण का बच्चा मिला है। इतना खूबसूरत कि देखते ही दिल खुश हो जाता है। छोटा सा, आंखें बड़ी बड़ी, जिस्म पर सफेद धब्बे और चलता है तो जैसे हवा में उड़ रहा हो। बादशाह की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर ये बच्चा मेरे महल के बाग में होगा तो पूरा महल जन्नत का टुकड़ा लगेगा। लोग देखेंगे और मेरी शान बढ़ेगी। बादशाह ने फौरन घोड़ा दौड़ाया। सिपाही पीछे पीछे भागे मगर बादशाह ने कहा, कोई मेरे साथ ना आए। ये शिकार मेरा जाती है। वो अकेला जंगल की गहराई में दाखिल हो गया। पेड़ों की छांव में रोशनी छन कर आ रही थी। परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। अचानक सामने से वही हिरण का बच्चा नुमाया हुआ। वो एक छोटी सी झाड़ी के पास खड़ा घास चर रहा था। बादशाह ने घोड़ा रोका, सांस रोक ली और आहिस्ता आहिस्ता करीब जाने लगा। बच्चा अचानक चौंका, सर उठाया, बादशाह को देखा और तेजी से भाग पड़ा। उसकी छलांगें इतनी तेज थीं कि जैसे जमीन पर पांव रखता ही नहीं था। बादशाह ने घोड़े को एड़ लगाई और पीछा शुरू कर दिया। जंगल गहरा होता जा रहा था। रास्ते तंग, झाड़ियां घनी। घोड़ा कभी रुकता, कभी फिसलता मगर बादशाह का जुनून बढ़ता जा रहा था। रुकेगा नहीं, आज तो तुझे पकड़ कर रहूंगा। बच्चा एक नदी के किनारे पहुंचा, एक छलांग लगाई और दूसरी तरफ निकल गया। बादशाह ने भी घोड़े को नदी में उतारा। पानी कमर तक आया मगर वो निकल आया। अब पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। सांस फूल रही थी। सिपाही और काफिला कहीं पीछे रह गया था। बादशाह अब अकेला था, थका हुआ, प्यासा और गुस्से से भरा हुआ। बादशाह अब पूरी तरह थक चुका था। उसका सफेद घोड़ा भी हाँफ रहा था, जबान बाहर निकली हुई। सूरज ऊंचा चढ़ आया था। जंगल में गर्मी बढ़ गई थी। बादशाह का गला सूख रहा था, होंठ फट गए थे। वो घोड़े से उतरा, घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से मुंह पर पसीना पोंछने लगा। तबीयत दूर से एक हल्की सी छलांग की आवाज आई। बादशाह ने सर उठाया। वो हिरन का बच्चा अब रुक गया था। उसके ठीक पीछे एक बड़ी खूबसूरत हिरनी दौड़ती हुई आई। हिरनी थकी हुई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी मगर बच्चे को देखते ही वो उसके पास खड़ी हो गई। बच्चा माँ के पेट से सट गया। दोनों की आंखें बादशाह पर टिकी हुई थी। उन आंखों में डर था, थकान थी और एक तरह की मिन्नत थी, जैसे कह रही हो, बस अब छोड़ दो, हम थक गए हैं। बादशाह ने अपना धनुष उठाया, तीर निकाला। उसका हाथ कांप रहा था, गुस्से से या थकान से, वो खुद नहीं समझ पाया। तीर की नोक बच्चे की तरफ थी। एक पल को उसने आंखें बंद की, फिर खोली। हिरनी और बच्चा अभी भी वहीं खड़े थे, हिल नहीं रहे थे। हिरनी ने धीरे से अपना सर झुकाया, जैसे कह रही हो, मार दो मगर बच्चे को पहले मत मारना। उसी पल बादशाह के दिल में कुछ टूटा। वो तीर नीचे कर लाया। उसकी आंखों में पहली बार कई सालों बाद नमी आई। उसने धनुष कंधे पर टिका दिया और धीरे से बोला, जा दोनों जा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हिरनी ने एक बार बादशाह को देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो, फिर बच्चे को धीरे से धकेला और दोनों धीरे धीरे जंगल की गहराई में गायब हो गए। बादशाह उन्हें जाते हुए देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गए। अब वो पूरी तरह अकेला था। प्यास इतनी बढ़ गई थी कि लग रहा था गला जलाए। उसने चारों तरफ देखा, नदी दूर थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो लाचार होकर चल पड़ा। पैर लड़खड़ा रहे थे, जूते फट चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच से एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। छत पर सूखी घास, दीवारें मिट्टी की, दरवाजा पुराना सा लकड़ी का। बादशाह ने राह
राहत की सांस ली। वो झोपड़ी के पास पहुंचा, दरवाजे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोला, कोई है? पानी, बस थोड़ा सा पानी दे दो। अंदर से कोई हलचल हुई, दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर निकला। साधारण कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों में थकान मगर चेहरा साफ सुथरा। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था जिसमें पानी भरा हुआ था। बादशाह ने उसे देखा और एकदम चौंक गया। ये चेहरा जाना पहचाना था। ये तो वही सिपाही था, उस फरहत खान जिस पर बादशाह ने गद्दारी का इल्जाम लगाया था। वो सिपाही जो दुश्मन मुल्क से मिला हुआ बताया गया था और रातों रात गायब हो गया था। बादशाह की आंखें लाल हो गईं। उसने कमर से तलवार निकाली और फरहत की तरफ तान दी। तू यहाँ? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। फरहत ने घबरा कर पीछे कदम बढ़ाया मगर भागा नहीं। उसने दोनों हाथ उठा दिए और शांत आवाज में बोला, बादशाह सलामत। आप थके हुए हैं, प्यासे हैं, निढाल हैं, ढाल है। अगर मैं चाहूँ तो अभी आपको हरा सकता हूँ। मेरे पास तलवार है और आप अकेले हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले आप मेरी बात सुन लें। बादशाह का हाथ कांप रहा था। वो थका हुआ था, कमजोर था। उसने तलवार नीचे कर ली और झोपड़ी के बाहर बैठ गया। फरहत ने उसे पानी पिलाया। ठंडा पानी गले से उतरा तो बादशाह को लगा जैसे जिंदगी लौट आई हो। फरहत ने कहा, अब आप आराम कर लें, फिर बात करेंगे। फरहत ने बादशाह को झोपड़ी के अंदर बिठाया। वहाँ एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था जिस पर मिट्टी का बर्तन रखा था। फरहत ने उसमें से गर्म पानी निकाल कर बादशाह को दिया। बादशाह ने घूंट घूंट पिया, फिर थोड़ा सा आराम किया। उसका गुस्सा अब थोड़ा कम हो चुका था मगर शक अभी भी बाकी था। फरहत ने धीरे से बात शुरू की, बादशाह सलामत, मैं गद्दार नहीं हूँ। वो इल्जाम झूठा था। असली गद्दार आपका वजीर आजम करम बख्श है। बादशाह की भौहें सिकुड़ गईं। वो बोला, क्या बकवास है? करम बख्श मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी है। वो रोज मेरी तारीफ करता है, मेरे लिए जान देने को तैयार रहता है। फरहत ने सिर झुकाया और बोला, जहाँ पनाह, यही तो चालाकी है। वो आपकी तारीफ इसलिए करता है ताकि आप उस पर शक न करें। मैंने खुद सुना था। एक रात महल के पीछे वाले बाग में वो अपने साथियों से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि बादशाह का जुल्म बढ़ता जा रहा है, रियाया तंग आ चुकी है। अगर हम अब नहीं उठे तो कभी नहीं उठ पाएंगे। मैं बादशाह बनूंगा और तुम सबको इनाम मिलेगा। बादशाह चौंक गया। तू झूठ बोल रहा है। फरहत ने जारी रखा, नहीं बादशाह सलामत, मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं, मगर करम बख्श को पहले ही पता चल गया। उसने मुझे गद्दार घोषित करवा दिया और रातों रात मुझे कैद करने का हुक्म दे दिया। मैंने जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ये जंगल मेरी आखिरी पनाहगाह है। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, खेती करता हूँ और दुआ करता हूँ कि कहीं बादशाह को सच पता चल जाए। बादशाह चुप रहा। उसके मन में हजार सवाल उठ रहे थे। वो याद करने लगा, हाल के महीनों में करम बख्श कितनी बार उसके कान में जहर घोलता रहा था। कितनी बार उसने कहा था कि फला अमीर गद्दार सिपाही बेईमान है वाना, और बादशाह ने बिना सोचे समझे सबको सजा दे दी थी। फरहत ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ महल चल सकता हूँ, मगर अभी नहीं। पहले आपको खुद सच देखना होगा। आप वापस जाएं, अपने वफादार सिपाहियों को इकट्ठा करें और करम बख्श की हरकतों पर नजर रखें। वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा, शायद आपको मारने की कोशिश करेगा। बादशाह ने लंबी सांस ली। उसका दिल अब भारी हो चुका था। वो बोला, ठीक है, तुम यहीं रहो। जब तक मैं सच की तह तक नहीं पहुंच जाता तुम्हें बाहर मत आना। मेरे वफादार सिपाही मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं चलता हूँ। फरहत ने सिर झुकाया। खुदा आपकी हिफाजत करे बादशाह सलामत। बादशाह उठा, थका हुआ मगर अब दिमाग साफ था। वो जंगल से बाहर निकला। रास्ता अब याद आ रहा था। शाम ढल रही थी। दूर से शाही काफिले की आवाजें आने लगी, ड्रम, नरसिंगा और सिपाहियों की पुकार। बादशाह सलामत, जहां पनाह। बादशाह ने आवाज लगाई। सिपाही दौड़ते हुए आए। उन्हें देखकर बादशाह को राहत हुई। वो घोड़े पर सवार हुआ और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था, अगर फरहत सच कह रहा है तो मैंने कितने बेकसूरों को सजा दी है, और अगर झूठ तो भी अब मैं सतर्क रहूंगा। महल पहुंचते ही बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को बुलाया। वो लोग जो कभी करम बख्श की चापलूसी नहीं करते थे। उसने उन्हें हुक्म दिया, आज से मेरी हिफाजत तुम पर है। महल के हर कोने पर नजर रखो। वजीर करम बख्श की हर हरकत की खबर मुझे दो और किसी को मत बताना कि मैंने क्या कहा है। सिपाही चुपचाप सर झुकाए चले गए। करम बख्श को जब पता चला कि बादशाह शिकार से लौट आया है तो वो हैरान रह गया। बादशाह का चेहरा पहले जैसा नहीं था। वो ज्यादा शांत था, ज्यादा सोच समझ कर बात करता था। करम बख्श के मन में शक पैदा हो गया था। वो सोचने लगा, क्या बादशाह को कुछ पता चल गया है? महल लौटने के बाद बादशाह ज़हीरुद्दीन की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। वो पहले की तरह देर रात तक शराब पीता, गुलामों से जुल्म करता और दरबारियों की चापलूसी सुनता रहता था। अब वो अकेले अपने कमरे में बैठा रहता, सोचता रहता। फरहत की बातें, हिरन और उसके बच्चे की वो मासूम आंखें और अपना सारा जुल्म। एक रात बहुत गहरी नींद में बादशाह को सपना आया। सपने में वो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था। चारों तरफ बादल छाए हुए थे और सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, आंखों में रहम। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ ज़हीरुद्दीन, तूने एक जानवर पर रहम किया, एक माँ और उसके बच्चे की जान बख्शी।
बख्शी। उस छोटे से नेकी के बदले खुदा ने तुझे कितनी बड़ी साजिश से बचा लिया। अगर तू अब भी जुल्म करता रहा तो तेरा अंजाम बुरा होगा, मगर अगर तू खल्के खुदा पर रहम करेगा, न्याय करेगा और अच्छा सलूक करेगा तो खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में अच्छा बदला मिलेगा। बुजुर्ग की बात खत्म होते ही बादशाह की आंख खुल गई। उसका बदन पसीने से तर था। वो उठ बैठा, दिल धड़क रहा था। सपना इतना साफ था कि लग रहा था जैसे सचमुच कोई बुजुर्ग उसके सामने खड़ा था। सुबह होते ही बादशाह पूरी तरह बदल चुका था। उसने पहले ही दिन से अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए। महल के गुलामों को आजाद कर दिया जिन्हें वो सजा में रखता था। टैक्स कम कर दिए। जो लोग जेल में बंद थे उनकी सुनवाई शुरू कर दी। दरबार में वो अब चुपचाप बैठता और हर शिकायत को ध्यान से सुनता। करम बख्श को ये सब देखकर हैरानी हो रही थी। वो सोचता, बादशाह अचानक इतना नेक कैसे हो गया? क्या उसे मेरी साजिश का पता चल गया? उसने अपने साथियों से मिलकर जल्दबाजी में एक आखिरी प्लान बनाया, बादशाह को जहर देकर मार डालना। वो महल के रसोई घर में घुसा और बादशाह के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की, मगर बादशाह ने पहले ही अपने वफादार सिपाहियों को हर हरकत पर नजर रखने को कहा था। एक रात जब करम बख्श रसोई घर में घुसा तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से जहर की शीशी बरामद हुई। सुबह दरबार लगा। बादशाह सिंहासन पर बैठा, चेहरा शांत मगर सख्त। करम बख्श को बेड़ियां डालकर लाया गया। वो घबराया हुआ था, पसीने से तर। बादशाह ने पूछा, करम बख्श, क्या तूने मुझे मारने की कोशिश की? करम बख्श ने पहले इनकार किया, मगर सबूत इतने साफ थे कि वो टूट गया। उसने रोते हुए कबूल कर लिया कि वो बादशाह को हटाकर खुद बादशाह रहना चाहता था। उसने कई अमीरों और सिपाहियों को रिश्वत देकर अपने साथ मिलाया था। बादशाह ने सख्ती से कहा, तूने मुल्क को तबाह करने की कोशिश की, मगर मैं अब तुझ जैसा नहीं बनूंगा। सजा मिलेगी मगर इंसाफ से। करम बख्श को जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। बादशाह ने फरहद खान को जंगल से बुलवा भेजा। जब फरहद महल पहुंचा तो बादशाह ने उसे गले लगाया और कहा, तूने मुझे बचाया, आज से तू मेरा नया वजीर आजम है। फरहद ने सर झुकाया और बोला, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ मुल्क की खिदमत चाहता हूँ। फरहद खान को वजीर आजम बनाने के बाद बादशाह जहीरुद्दीन ने मुल्क को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया। अब दरबार में कोई चापलूसी नहीं सुनता था, सिर्फ सच और इंसाफ की बातें होती थी। बादशाह खुद सुबह सुबह महल के दरवाजे पर बैठ जाता और जो भी रियाया शिकायत लेकर आती वो बिना किसी रुकावट के सुनता। किसानों के टैक्स कम हो गए, जेलों से बहुत से बेकसूर लोग आजाद हुए, बाजारों में फिर से हंसी खुशी लौट आई। लोग अब कहते, हमारा बादशाह अब वो रहम करने वाला, इंसाफ करने वाला बादशाह है। बादशाह ने जंगल में उस जगह पर जाना शुरू कर दिया जहाँ उसने हिरन और उसके बच्चे को छोड़ा था। वो वहाँ जाकर दुआ मांगता, ऐ खुदा, तूने मुझे एक छोटी सी नेकी का बदला इतना बड़ा दिया, अब मैं तेरी खल्क पर हमेशा रहम करूंगा। एक दिन जब वो जंगल गया तो दूर से वही हिरनी और उसका बच्चा दिखा। बच्चा अब बड़ा हो चुका था मगर वो बादशाह को देखकर नहीं भागा। दोनों धीरे धीरे करीब आए और बादशाह के पास खड़े हो गए। बादशाह ने हाथ बढ़ाया, हिरनी ने अपना सर उसकी हथेली पर रख दिया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि रहम कितना बड़ा है। समय बीतता गया। बादशाह की नेकी की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी मुल्कों के बादशाह भी उससे मिलने आते और कहते, तुम्हारा मुल्क अब जन्नत जैसा हो गया है। फरहद खान ने भी इंसाफ से काम लिया। वो गरीबों की मदद करता, स्कूल बनवाता, अस्पताल खुलवाता। मुल्क में अमन चैन छा गया। लोग रात को अपने घरों के दरवाजे खुला छोड़कर सोते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कोई चोरी या जुल्म नहीं होगा। एक शाम बादशाह सिंहासन पर बैठा था। दरबार खत्म होने के बाद वो अकेला रह गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ खुदा, तूने मुझे एक हिरन के बच्चे पर रहम करने का सबक दिया। उस छोटी सी नेकी ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे मुल्क को बदल दिया। अब मैं समझ गया हूँ, असली बादशाह वो है जो अपनी रियाया पर रहम करे, इंसाफ करे और अच्छाई फैलाए। और इस तरह वो जालिम बादशाह जो कभी दारुल जुल्म का मालिक था, अब दारुल अदल का सबसे नेक और मशहूर बादशाह बन गया। उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। एक छोटी सी रहम दिली ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया।